अच्छा जी, टुडे वी विल स्टडी परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। रिव्यू जो है लास्ट लेक्चर का, वो थोड़ा सा ये है कि वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ द जनरेटर पर्टिकुलरली, और उसमें हमने ये एग्जांपल की थी 7.1 एग्जांपल। ठीक है, वी हैव कवर्ड दिस एग्जांपल 7.1, और उसमें हमने ये देखा कि इन केस ऑफ एक्सटर्नल फॉल्ट सिर्फ एक सिटी से करंट जो है वो रिले में जाता है, एंड सॉरी दोनों सिटीज से करंट जो है वो रिले में जाता है, एंड इन केस ऑफ इंटरनल फॉल्ट ओनली फ्रॉम वन सिटी द रिले गेट्स द करंट, और इस वजह से जो है ना वो ट्रिपिंग होती है। अब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो दोनों करंट्स का डिफरेंशियल है। एक सिटी जो लेट से एंटरिंग पे लगा हुआ है और दूसरा जो एग्जिट पे लगा हुआ है, या जोन जहाँ पे आपका क्लोज हो रहा है। तो इस वजह से जो सिटीज का जो एरर है वो रिले की परफॉर्मेंस को मुतासर करता है। ये हमारा बेसिक मकसद है परसेंटेज डिफरेंशियल रिले को बनाने का या स्टडी करने का। वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड वी हैव डिस्कस्ड इट लास्ट टाइम, और उसमें ये सारे इश्यूज भी यहाँ पर लिखे हैं कि जब फॉल्ट आता है तो सीटी की ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस होती है, और ट्रांजिएंट्स जो होते हैं वो 50 हर्ट्ज पे नहीं ऑपरेट करते। यानी ट्रांजिएंट्स का मतलब ये होता है द फ्रीक्वेंसी इज समथिंग एल्स। जैसे आपकी पल्स ट्रेन होती है, आपने कभी बीजेटी को, मॉसफेट को कभी 10 किलो हर्ट्ज की, 20 किलो हर्ट्ज की जो पल्स ट्रेन एक लगाते हैं, तो पावर सिस्टम में हम इस तरह की फ्रीक्वेंसी का कोई भी सिग्नल हमारे पावर डोमेन में आ जाए, क्योंकि वी आर ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्ज का और पावर सिस्टम, तो उस फ्रीक्वेंसी को जो किलो हर्ट्ज में पावर सिस्टम में आती है, और वो फॉल्ट के हम चूंकि अब प्रोटेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, तो मैं फॉल्ट को की बात करूंगा। फॉल्ट के नतीजे में जो ट्रांजिएंट आता है, लेट्स से अगर उसकी फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में है, तो वो क्या करेगी, वो सीटी को सेचुरेट कर देगी। अब सिटी जो है वो तो वो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इवन अंडर द स्टेडी स्टेट लोड कंडीशंस वी आर फेसिंग एरर। ठीक है, और रेशियो एरर बकायदा हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब किलो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी हो, तो इमेजिन द मैग्नेटाइजेशन ब्रांच ऑफ सिटी, because it has the core which would saturate। ठीक है, जिसकी वजह से आप नॉन लीनियर जो है जो सेचुरेशन वाला जो रीजन होता है कर्व का, या नॉन लीनियर रीजन जो कर्व का होता है, वहां पर आप चले जाते हैं। यानी कि सेचुरेशन का मतलब ये है कि एक चीज आप जवाब नहीं दे रही। ठीक है, द एप्लीकेशन, द पर्टिकुलर लोड, द पर्टिकुलर असेंबली इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। दिस इज मेंट बाय सैचुरेशन। सिंपल, अगर कभी सैचुरेशन का कोई पूछता है, simplest definition is that it would not response anymore। वो वोल्टेज का जवाब नहीं देगी, वो मजीद करंट को सही रेप्लिकेट नहीं करेगी रिले को, वो सैचुरेट हो चुका है ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट एंड द हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांजिएंट। तो सिटी ने फॉल्ट की कंडीशन में रिले को ये सिग्नल देना है। तो अब हमने यहाँ पर दो सिटीज लगाए हैं, एक भी नहीं, और फिर बेशक वो सेम रेटिंग्स के हैं, क्योंकि जब आप जनरेटर का केस डिस्कस करते हैं तो बोथ आर ऑफ द सेम रेटिंग। तो उस वक्त भी एरर आता है दोनों में। मींस अगर मैं ये जो डायग्राम है इसको हम दोबारा देखें, इफ लेट्स से दिस इज द I1 करंट from this city, and this is the I2 current from this city, there is a difference between these two currents. Even if the two cities are of the exactly same rating, I1 would be different from I2, always different from I2। और ये जो हम इसको कहेंगे एरर, सिटी एरर डिफरेंशिएशन, इसकी वजह से इफ द रिले इज पिक्ड अप, देन इट इज द मेल फंक्शनिंग, ये सिक्योरिटी ब्रीचिंग हो जाएगी। तो ये वो चीज है कि हमें कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा जो हमने
यहाँ पे डिवाइस किया है, जो कि परसेंटेज डिफरेंशियल रिले के नाम से टैग। तो टैग हमने परसेंटेज डिफरेंशियल रिले के हिसाब से किया। ठीक है, तो सिर्फ तब्दीली क्या है, यू हैव रेस्ट्रेंट क्वाइल। रेस्ट्रेंट मींस, रेस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि यानी कि जो एक काम होने जा रहा है उसको ना किया जाए, यानी कि ओपोजिशन या अपोज टू समथिंग, यानी कि उसको पीछे कर लिया जाए, रेस्ट्रेंट। ठीक है, अगर एक ट्रिप सिग्नल जो है वो मेल फंक्शनिंग से जाने लगा है तो उसको रोक लिया जाए, उसको रेस्ट्रेंट कर दिया जाए। तो हमने ये यहाँ पे कॉइल दोनों सिटीज से जो लीड्स आ रही हैं रिले में, ऑपरेटिंग कॉइल मींस यहाँ पे रिले है, तो यहाँ पे हमने इस सिटी से जो एक लीड आ रही है और जो इस सिटी से अपनी अपनी लीड में अलग अलग रेस्ट्रेंट कॉइल्स हमने लगा दी। ठीक है, अब ये इस तरह से क्या होगा कि जो, इन्हीं मैं ओवरव्यू एक बता रहा हूँ, हम पढ़ेंगे इसको, कि जो आपका ऑपरेटिंग करंट है, जो ऑपरेटिंग करंट रिले को मिलेगा, दैट वुड बी ऑफ सम परसेंटेज ऑफ दिस दिस थ्रू करंट, थ्रू दिस रेस्ट्रेंट कॉइल्स, या रेस्ट्रेंट कॉइल्स में जो करंट होगा, एवरेज करंट जो होगा, because I1 is different from I2. No, if I take its average, what would be the answer? I1 plus I2 by 2. Okay. Now I would take the average of I1 plus I2 by 2, and that would be the operating current. That would be the current that relay would see. अब उस पर वो पिक होती है या नहीं वो अलग बात, वो उसकी पिकअप सेटिंग है कि भाई कितने परसेंटेज पे जो आपका ये जो एवरेज करंट आ रहा है दोनों का, उस पे रिले में पिक होना है। 10% पे होना है, 20% पे होना है। ये देखें यहाँ पे ये उसने ग्राफ शो किया हुआ है। इफ यू सी द ग्राफ, if you see the graph, on y-axis we have operating current, okay, operating current, and on the x-axis we have through current. पहले मैं थ्रू करंट को बताता हूँ, फिर मैं ऑपरेटिंग करंट को अलग एक्सप्लेन करता हूँ। थ्रू करंट मतलब द करंट थ्रू बोथ द रेस्ट्रेंट कॉइल्स, through both the restraint coils, because the current I1 is different from I2, that's why we take its average. Okay, so its average becomes I1 plus I2 by 2. So its average is called through current. Okay, we do not take the name of the average again and again. We use the term through current. This is very important. हमेशा यही term हर text में इस्तेमाल होती है, through current. Okay, so I1 plus I2 by 2. अब your y-axis है, here you can see the percentage. What is 0.1? It is the 10%. What is 0.2? It is 20%. What is 0.3? It is 30%. And what is this percentage? It is the operating current. So the relay would operate at some percentage of this through current. So by this mechanism हम रिले की मेल फंक्शनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज द नीड वाज कि भाई जो रिले की मेल फंक्शनिंग हो रही है सिटी एरर की वजह से, वो किसी तरह कंट्रोल की जाए। ठीक है, सो अब प्रीवियस डायग्राम दोबारा देखें। सो यू हैव नो चैनल इन बिटवीन द सिटी सेकेंडरी एंड द रिले। The current is directly entering into the relay after the CT secondary on both sides. There is no channel in between the CT and the relay कि जो एरर करंट आ रहा है उसको किसी ना किसी तरह रोक दे, कोई चैनल नहीं। और यही हमने यहाँ पर बना दिया सिंपली। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वी से परसेंटेज डिफरेंशियल, दैट्स व्हाई वी से परसेंटेज डिफरेंट। अब हमने एक चैनल बना दिया, द चैनल इज कॉल्ड रेस्ट्रेंट। ओके, सो यहाँ पर इसीलिए इस ग्राफ में वी हैव द ऑपरेटिंग करंट इन परसेंटेज। ओके, एंड व्हाई नाउ इट्स I1 minus I2? because the name is differential. If you see the name of the relay, it is differential. ठीक है, वो differential basic
जो उसका कंसेप्ट है रिले का वो तब्दील नहीं हुआ. द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द रिले ऑपरेशन इज सेम, ठीक है, एज स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर. अभी जो मैंने उसका पीछे आपको बताया वो सेम है. क्या मतलब है कि डिफरेंशियल मतलब द डिफरेंस ऑफ द टू करंट्स I1 and I2, but via through some restraint procedure. Okay, so we say it percentage. Percentage किसके हवाले से? Restraint के हवाले से. Differential किसके हवाले से? I1 और I2 का difference. Percentage differential mechanism. और picking of the relay will be I1 based on I1 minus I2. ठीक है, और ये उसका मेथड है, ये उसका फंक्शन है. ओके, नाउ सी दिस ग्राफ. वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिलेज. द वन इज विद द कांस्टेंट कर्व, जिसमें ये आपको फ्लैट कर्व नजर आ रही है, एंड वन इज विद द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स. द वन विद द वेरिएबल is different from the constant one in terms ke it needs or it operates, it picked up at some high value of through current, where you have some more error in the cities due to the where you have more error coming from the cities to the relay. Okay? The places where you have more error coming from the cities to the relay due to the lead impedance, due to the impedance of the relay itself, or due to the city ratio error, वहां पे you can apply some variable characteristic. ठीक है, आप ये वाली कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हैं. वेरिएबल मतलब यू हैव नॉब अवेलेबल, ठीक है, एंड कांस्टेंट मींस समथिंग हैव द लिमिटेड फीचर्स, कि उसका जो है ना एक दफा परसेंटेज जो फिक्स होगी वो. तो ये डिफरेंस है दोनों. द नेक्स्ट थिंग इज पॉजिटिव टॉर्क रीजन द एंड द नेगेटिव टॉर्क. पॉजिटिव मींस when you have that trip signal from the relay, or when the relay would be picked up. And the negative torque means when the relay would not pick up. Negative torque means कि restraint torque ज़्यादा हो गया, ठीक, the relay would not pick up. And the positive torque means now the current in the operating coil is more, and the trip torque is more than the restraint torque. ओके, अच्छा, अब क्या है? सी, ये भी कॉइल है, रेस्ट्रेंट कॉइल. दिस इज रेस्ट्रेंट कॉइल, दिस इज ऑपरेटिंग कॉइल. सो वी हैव कॉइल्स. ओके, सो द करंट इन द कॉइल वुड कॉज द टॉर्क. ठीक है, सो यू नो मैग्नेटोमोटिव फोर्स F is equal to Ni. So torque directly depends on magnetomotive force. If the current in the operating coil is more due to the internal fault, so F is equal to Ni. Now N is fixed. N is the number of turns of the coil. It is fixed. Now I would be more. I operating would be more. So this means you have more operating torque. Okay. And what about the restraint torques? So अब आप ये देखो, see the direction of the current. The direction of I1 and I2 is in the same direction. Okay, in this particular scenario which is shown. तो इस केस में the torque due to the restraint coils will be more. ये जो केस अब आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, I1 and I2 because have the same directions, so that is why the restraint torque would be more, because the magnetomotive force of this coil would support the magnetomotive force of this coil. ठीक है, oppose नहीं, when the current would be in the opposite directions. वो एक आगे एग्जांपल इसमें बहुत अच्छी शो की है, and we will see there. When the I1 and I2 is in the opposite direction, let's say, okay, or you have some zero current here, so then the restraint torque is less. Okay, so when the currents in the opposite direction, the magnetomotive force of this coil will oppose this the magnetomotive, and the net torque due to the restraint coils will be very minimal, and the relay would be picked up due to the more operating coil torque. Okay, ये वो सारा फिनोमिना है जो कि टॉर्क के लिहाज से एक्सप्लेन होता है. That is why you are seeing positive torque reading.
and negative torque region. In the positive torque region, the restraint torque is very less. In the positive torque regions, region I1 and I2 are in the opposite direction. And in the negative torque region, I1 and I2 are in the same direction to superimpose each other, and the net torque would be very high and the relay would not be picked up. Okay, ये वो चीज है. अब let's say take any value, let's say we take this value because this value is very small, or take this value first, 0.1. So I would say that the relay that I have selected has 10% characteristic. The relay is because percentage differential relay. So what is the percentage of my relay now? It is 10%. What is meant by the 10%? When it would be picked up with maximum through current of 1 ampere. When the maximum through current from both the coils, from both the reciprocating coils is 1 ampere, okay, it would be picked up. Okay. So if the through current is more, it would not be picked up. And what would be that condition? देखो, अगर आपके पास एक्सटर्नल फॉल्ट यहाँ पे फॉल्ट आता है, तो I1 और I2 की सेम डायरेक्शन होगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये अब शो की गई है. When you have the external fault, तो इस सिटी में से भी करंट ऐसे ही गुजर रहा होगा जैसे शो किया गया, इस सिटी में से भी करंट ऐसे ही गुजर रहा होगा जैसे शो किया, बिकॉज द फॉल्ट इज हियर समवेयर. तो इस फॉल्ट की तरफ दोनों करंट्स जा रहे हैं. और अब यहाँ पे रेस्ट्रेंट कॉइल का जो टोटल करंट है, जो टोटल थ्रू करंट है I1 प्लस I2 बाई 2, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, यानी वो 1 एम्पेयर से बढ़ जाएगा. तो 1 एम्पेयर और आपकी जो रिले है वो 10% करेक्टरिस्टिक की रिले है. अंडरस्टैंड? सो 10% करेक्टरिस्टिक में मुझे अप टू 1 एम्पेयर थ्रू करंट तक जो है ना कंट्रोल है कि मैं उसकी पिकिंग सेट कर लूँ. ठीक है जी, यानी 0.5 एम्पेयर पे के थ्रू करंट पे भी मैं पिकअप सेट कर सकता हूँ, 0.7 एम्पेयर पे भी पिकअप सेट कर सकता हूँ. लेकिन जैसे ही थ्रू करंट 1 से ज्यादा होता है, लेट्स से 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, व्हाई? बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल एबनॉर्मेलिटी, कोई फॉल्ट आया, व्हाटएवर द कंडीशन, तो रिले पिक नहीं होगी. और यही हम चाहते हैं कि रिले जब एक्सटर्नल कंडीशन हो उसके लिए पिक ना करे, सिर्फ इंटरनल कंडीशन के लिए पिक करे. और जब कोई इंटरनल फॉल्ट आएगा, ऑब्वियसली जब कोई इंटरनल फॉल्ट यहाँ पे आएगा तो इस सिटी में से तो करंट ही पास नहीं करेगा. So only the current would pass through one city. तो restraint coil में current through current कम हो जाएगा because I2 is 0 now. So I1 plus 0 by 2, ठीक, वो तो half हो गया. ठीक हो गया जी. See this, if I2 is 0, so I1 would be half, obviously very less than. So the relay would pick up certainly, यानी वो उस obviously विंडो में आ जाएगी जहाँ पे आपने उसकी पिकिंग सेट की. लेट्स से अब आपके पास 0.3 है. लेट्स से अब आपने यहाँ पे, वैसे बुक में उसने 0.2 की एग्जांपल दी है, हम ये देख लेते हैं. लेट्स से इफ यू हैव 20% कैरेक्टरिस्टिक रिले, सो यू हैव अ विंडो ऑफ 2 एम्पेयर थ्रू करंट. व्हाट इज मेंट बाय दिस विंडो? यानी आप रिले की जो पिकअप है वो आप 1 एम्पेयर थ्रू करंट पे सेट कर सकते हो. अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो जनरेटर है वो कितने केवीए का है, अंडरस्टैंड, या इंटरनल फॉल्ट जो है जी वो मैक्सिमम, या जो जब हम रिकॉल दैट हाउ वी सेट द पिकअप, रिकॉल वी सेट द पिकअप इन बिटवीन डबलिंग द मैक्सिमम लोड करंट एंड 1/3 ऑफ द मिनिमम फॉल्ट करंट, इफ यू रिकॉल दैट. ठीक है जी, ये बिल्कुल वही चीज है, बिकॉज नेचुरली तो वो ओवर करंट रिले है, लेकिन कनेक्शन से हमने उसको डिफरेंशियल बना दिया और थोड़ी सी और ट्यूनिंग करके परसेंटेज बना दिया, मगर नेचुरली इट इज द ओवर करंट रिले. ऑब्वियसली ओवर करंट को तो है जो देख लिया, तो हमारा फॉल्ट पिकअप हो रहा है. सो इफ वी रिकॉल द पिकअप, इट शुड बी मोर देन द डबल ऑफ द मैक्सिमम लोड करंट एंड 1/3 ऑफ द मिनिमम फॉल्ट. तो हम डिपेंडेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों लिहाज से
अपनी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मे बी वो अगर आप 20% की रिले लेते हैं, लेट्स से आपने 20% की रिले आप सिलेक्ट किया है, तो आपकी सेटिंग 1 एम्पेयर टू 2 एम्पेयर, मैक्सिमम 2 एम्पेयर तक आप इसको सेट कर सकते हो कि इसकी पिकअप हो जाए। अगर वो डबल ऑफ द मैक्सिमम लोड करंट should be more than जो पिकअप है, it should be more than double of the maximum load and 1/3 of the minimum fault से कम हो, और वो यहाँ पर 1.5 पर आता है, ठीक, 1.5 ऑफ द थ्रू करंट। तो ऑब्वियसली ये आपने पिकअप बिल्कुल सही सेट की है। आप वर्ज पे भी सेट ना करें मेरा ख्याल, और इट्स अप टू यू, अगर आप वर्ज पे सेट करते हैं तब भी मेरा ख्याल है कि इट शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। और उन्होंने जरूर कोई टॉलरेंस रखी होगी, ये तो ग्राफिकली शो है ना, सारी बात है, एक्सपेरिमेंटली देयर ऑलवेज इज सम टॉलरेंस देयर, ठीक हो गया। सो इफ यू हैव 2 एम्पेयर आंसर ऑफ द पिकअप, तो जी जब थ्रू करंट यानी एवरेज करंट थ्रू बोथ द रेस्ट्रेंट कॉइल्स इज 2 एम्पेयर, तो आपकी रिले पिक हो जाएगी। एंड वी वुड से कि उस वक्त रिले में से 20% करंट पास कर रहा होगा। व्हाट इज दैट मींस, ठीक है, 20% ऑफ 2 एम्पेयर पास कर रहा होगा। व्हाट इज 20% ऑफ 2 एम्पेयर? 0.4। 20% तो 0.2 होता है ना, इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, इट द आंसर वुड बी 0.4, कि 0.4 एम्पेयर इस ऑपरेटिंग कॉइल से पास कर रहा है। यानी हमारे पास I1 प्लस I2/2 जो है वो अगर 2 एम्पेयर आता है, तो उसका 20% यहाँ से जब पास करेगा ना, तो रिले पिक हो जाएगी। गुड। सो 20% इज 0.2 एंड 2 एम्पेयर 0.4 एम्पेयर इफ वुड गो थ्रू ऑपरेटिंग कॉइल, इट वुड पिक अप। ये इसका मतलब है, ठीक है। तो ये 0.3 है। अगर आप 30% करेक्टरिस्टिक की रिले लेते हैं, वो आप क्यों लेंगे? जैसे जैसे आपके सिस्टम की कैपेसिटी ज्यादा होती जाएगी, आपको ज़ाहिरी बात है ज्यादा परसेंटेज ऑफ थ्रू करंट की जरूरत पेश आएगी, ठीक है। तो ये वो चीज है कि आपकी सिस्टम की कैपेसिटी पर ये परसेंटेज डिपेंड करती है कि आपकी सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके साथ अब ये उसने एक एग्जांपल दी है 7.2। वो कहता है जी कि 7.2 जो एग्जांपल है, इसको यहीं से देख लेते हैं क्या पढ़ना। वो कहते हैं ये वाली जो आप डायग्राम देख रहे हैं, फिगर 7.5, दिस इज एग्जांपल 7.2। ये उसने बहुत ही जबरदस्त कंपैरिजन किया, बहुत जबरदस्त कंपैरिजन। वो कहता है कि अगर इस बात का ख्याल ना रखा जाए, जैसे अभी हमने कहा कि हम रेस्ट्रेंट कॉइल्स को ऐड करके पिकअप जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मैल ऑपरेशन ना हो। वो कहता है कि अगर इस बात का ख्याल ना रखा जाए तो क्या हो सकता है, वो इससे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा जूम और किया ताकि इसको और अच्छा हम देख सकें। सो अब आप ये देखो, ये तो सारा पुराना, ये वही ग्राफ है, दोहराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो चीजें नई ऐड हुई हैं। यू कैन सी दिस डॉटेड कर्व, ये डॉटेड कर्व है, इसको अगर आप देखो, इस पे उसने क्या लिखा हुआ है। हमने कोई भी कर्व ड्रॉ नहीं करनी, तो वी आर ऑन द वेरी सेफ पार्ट, ये इजी पार्ट, कि हमें ग्राफ दिया है, वी जस्ट वांट टू जस्ट नीड टू सी इट बस। ये ग्राफ है, ये जो कर्व आ रही है आपकी डॉटेड कर्व, ये ऐसे ऊपर जा रही है, बट दिस इज डिफरेंशियल करंट due to the city unbalance. Understand? Differential current due to the city unbalance. अब सिटी की अनबैलेंसिंग दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्यों होती है, लेकिन आप देख सकते हो कि इसका राइज एक्सपोनेंशियल हो रहा है, कुछ एक्सपोनेंशियल राइज है। तो कैसे? ये थ्रू करंट ज्यादा होता जा रहा है। व्हाट इज थ्रू करंट? और थ्रू करंट कब ज्यादा होगा? when there is some external conditions there, कोई एक्सटर्नली फॉल्ट हुआ है, कुछ भी हुआ है और फॉल्ट ही होता है, तो एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से जब थ्रू करंट यानी एवरेज करंट थ्रू बोथ रेस्ट्रेंट कॉइल्स ज्यादा हो रहा है, तो सिटी अनबैलेंसिंग भी ज्यादा हो रहा है, जो कि बहुत ही जबरदस्त इसका एनालिसिस है यहाँ पे ये देखने के लिहाज से कि अगर आप परसेंटेज रिले ना यूज करेंगे तो रिले मेल फंक्शन जरूर दे देगी। वो समझेगी शायद कोई इंटरनल फॉल्ट हुआ और जबकि हुआ ही कुछ, ठीक है, तो वो पिकअप हो जाएगी। हालांकि पिक उसको होना चाहिए था जो कि आपने अभी पीछे 4th चैप्टर में रिले कोई पढ़ी है, उसको पिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। तो अब वो एक तो ये करवा दी,
डिफरेंशियल करंट ड्यू टू द सिटी अनबैलेंस. व्हाट इज डिफरेंशियल करंट? I1 माइनस I, जो कि रिले में जा रहा है ड्यू टू द सिटी अनबैलेंस. तो सिटी की अनबैलेंसिंग मैंने आपको बताई. सिटी की अनबैलेंसिंग से ये डिफरेंशियल करंट इसीलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि मे बी एक सिटी सैचुरेशन में चला गया, दूसरा नहीं गया, ठीक हो गया. तो इस वजह से आपका जो है वो ये ऐसे राइज कर रहा है. अच्छा, ये हो गया. दूसरी जो कर्व डॉटेड है, इफ यू सी और फोकस दिस कर्व, दिस इज द रिले पिकअप. एक ऑर्डिनरी रिले विच इज नॉट द परसेंटेज डिफरेंशियल, जो हमने पीछे एग्जांपल 7 शुरू में लास्ट लेक्चर में जो हमने एग्जांपल 7.1 की, ये उस रिले की बात हो रही है. सही. तो ये उसकी डॉटेड कर्व है, रिले पिकअप. ठीक है. यानी क्या मतलब? वो रिले पॉइंट 1 पे पिकअप हो जाएगी. ठीक है. ये बात समझ में, यानी इट इज द ग्राफ ऑफ द ऑर्डिनरी रिले, इट इज नॉट द डिफरेंशियल रिले. अंडरस्टैंड? बिकॉज डिफरेंशियल रिले का तो ये ग्राफ आया ना, ये जो उसने कर्व ऐसे बनाई हुई है, कांस्टेंट कर्व जो उसने बनाई हुई है, दिस इज ऑफ द परसेंटेज. ठीक. ये क्या है डॉटेड? ये एक आम रिले है क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का. नीचे भी देखिए लिखा हुआ है कंपैरिजन बिटवीन परसेंटेज एंड सिंपल ओवर करंट रिले. ओके. सो सिंपल ओवर करंट रिले उसने यहाँ पर, ये देखो ये उसने लिखा भी है, ओवर करंट रिले करेक्टरिस्टिक. मेरा ख्याल अगर वो सिंपल लिख देता तो ज्यादा बेटर था. तो सिंपल ओवर करंट रिले करेक्टरिस्टिक है ये वाला. ठीक है. तो अब आप देख सकते हो क्लियरली कि जब थ्रू करंट, सी द थ्रू करंट, जो एवरेज करंट है जो कि सिटीज रेस्ट्रेंट कॉइल्स में से दोनों में से गुजर रहा है, इफ इट इज मोर देन 4.5 एम्पियर, लेट्स से अगर 4.5 एम्पियर से ये थ्रू करंट जरा ज्यादा हो रहा है, तो रिले की पिकिंग आपको कुछ नजर आ रही है. बिकॉज आफ्टर 4.5 वी हैव द वैल्यू ऑफ 4. लेट्स से 7, 8 और लेट्स से 9. आप पिकअप के बहुत पास हैं. और पास होने का मतलब ये है कि रिले इज बर्ज टू पिक अप. ठीक है जी. क्योंकि ये ग्राफिकली है और एक्सपेरिमेंटली में जाहिर बात आपको पता है उसके अंदर कॉइल्स होते हैं और वो चलना शुरू हो जाते हैं. तो आफ्टर 4.5 द रिले वुड मेल ऑपरेट. हालांकि ये वाला जो करंट है ये तो सिटी अनबैलेंस का डिफरेंशियल करंट है, लेकिन चूंकि आपने एक आम सी रिले इस्तेमाल की जिसका ग्राफ इस तरह का आता है, जैसे शो किया हुआ है कि उसकी पिकअप जो है बस 0.1 एम्पियर पे, ठीक है ना. आम रिले का तो ग्राफ यही होगा क्योंकि उसमें कोई परसेंटेज नहीं है. सो इट वुड picked up male by male operation, its male operation after 4 point, more likely 4.5 ampere of the average current. ठीक है. लेकिन अगर आप उसके कंपैरिजन में डिफरेंशियल परसेंटेज डिफरेंशियल को देखें, तो उसका वो वाला रीजन जो कि नॉन ऑपरेटिंग रीजन है, देखो यहाँ पर उसने लिखा है सीरीज नॉन ऑपरेटिंग रीजन या नेगेटिव टॉर्क रीजन. तो ये सारी कर्व जो कि सिटी का एरर कर्व है, वो सारे का सारा इस में आ रहा है. तो हम कितना, यानी हमारी रिले जो है वो सेफ हो गई, बिल्कुल एक साइड पे ही हो गया. जो सब सिटी का एरर था वो आपने बिल्कुल एक साइड पे कर. और यू आर वेरी सेफ नाउ. आपकी रिले बहुत सेफ है, कोई मेल ऑपरेशन नहीं होगा इवन ड्यू टू द सिटी अंदर है. तो आपका ऑपरेटिंग रीजन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ. ठीक है. तो दिस इज द डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन द टू रिलेज. ये उसने यहाँ एग्जांपल में सारा उसने बताया कि लेकिन सी दिस, ये मैंने वही वाली वैल्यूज जो उसने लिखी है वो मैंने उसे एक्सप्लेन किया. क्योंकि मोर लाइकली जब 4.5 एम्पियर होगा ना, तो रिले की पिकिंग यानी उसका वो चलना, अगर डिस्क रिले डिस्क स्टार्ट हो जाती है चलना. ठीक है. और वो चूंकि बढ़ ही रहा है, वो ऑपरेट ही कर जाएगी. Lastly, only this is the last example of this lecture. We will see example 7.3. ये कुछ तरह इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है. इलस्ट्रेटिव इस लिहाज से कि ये उसने एक नेटवर्क शो किया यहाँ पे, वेरी इंटरेस्टिंग है. उसने अगेन एक जनरेटर दिखाया सीधा. अच्छा, और उसके बाद उसने ट्रांसफार्मर भी दिखाया है, और ये इन्फिनिटी बस है. यही हमें जो शुरू की एग्जांपल थी ना, तो उसमें हमने देखा था. लेकिन इफ यू रिमेंबर, उसने लिखा था कि जनरेटर इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड. मैं आपको दोबारा रिकॉल करवाता हूँ. सी दिस, बिल्कुल वही डायग्राम जो हमने अभी 7.3 में देखी, बिल्कुल 7.1 में वो उसी डायग्राम.
और उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनरेटर prior to being synchronized to the system, that is the generator is not connected with this infinity bus. Generator is not connected with this infinity bus. इसी वजह से उसने यहाँ सिर्फ जनरेटर के पैरामीटर्स दिए, ना उसको जरूरत थी कि वो ट्रांसफार्मर के देता, ना इंफिनिटी बस के पैरामीटर्स देता, क्योंकि सिंपल एग्जांपल बताना मकसद था, लिहाजा उसने ये नहीं दिए। अब वो ये कहता है कि ये जनरेटर इस इंफिनिटी बस से या सोर्स से कनेक्टेड है, तो इसलिए उसने तीनों के पैरामीटर्स दे दिए। सी, ये जनरेटर है आपका, इसके ये पैरामीटर्स लिखे, वो क्या है, 125 MVA, 15.5 kV एंड सब ट्रांसिएंट पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ ट्रांजिट x2.2, ये वही है जो पीछे लिखे। ये ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स हैं, ये 150 MVA का ट्रांसफार्मर है, 15 ऑब्वियसली ये जनरेट 15.5 मैक्सिमम करता है, मैक्सिमम 15.5 जनरेट करता है, तो ट्रांसफार्मर को भी 15.5 से अपना प्राइमरीज का स्टार्ट लेना होगा, यानी रेटेड क्योंकि जनरेटर का 15.5 है, तो ट्रांसफार्मर का भी रेटेड हम 15.5 ही होगा। 345 kV स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। साफ पता चल रहा है कि आप लोग पावर प्लांट से अब ट्रांसमिट करने लगे हैं अपनी पावर को, तो 345 kV है। ये पता नहीं किस मुल्क का वोल्टेज का सिस्टम है, बाहर आ 345 kV उसने ले लिया है। और ये इंफिनिटी बस है इसका, अच्छा उसका ट्रांसफार्मर की जो रिएक्टेंस है वो 15%। ये चीज साथ साथ नोट करते जाएं, जो जनरेटर की जो रिएक्टेंस है, देखिए हम पर यूनिट एनालिसिस करते हैं। एक डिवाइस, ये मैंने पहले भी बताया था, एक डिवाइस का जो एक्स रे होता है ना, वो उसकी रिएक्टेंस होती है। जैसे हमारा एक्स रे जो है वो स्केलेटन ही आता है, जारी बात है, टिश्यूज तो नहीं है। तो ये जो जनरेटर का जो एक्स रे है ना, क्योंकि व्हाट इज क्या जनरेटर, कुछ जनरेटर इज नथिंग बट अ लॉन्ग कॉइल, ठीक, दो कॉइल्स हैं, रोटर, वन ऑफ द रोटर एंड अदर वन ऑफ द स्टेटर, तो उसके एक्सरे से हमें रिएक्टेंस मिलनी चाहिए। मींस कि जब हमने कुछ एनालिसिस करना है फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट, और हम पर यूनिट एनालिसिस करते हैं बिकॉज उसकी वैल्यूज बहुत छोटी छोटी होती है। सी हाउ इजी इज दिस टू एनालाइज। तो, तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि जब आपने जनरेटर को ट्रांसफार्मर के साथ ऐसे यहाँ पे जोड़ना है, the values should be on the same parameters if you are doing the per unit analysis, ठीक, यानी आपका जो बेस वैल्यूज हैं वो कॉमन होनी चाहिए। अब ये जनरेटर एक कंपनी से खरीदा उन्होंने, ट्रांसफार्मर दूसरी कंपनी से, यू हैव वेरी वेल आइडिया कि ये ऐसे ही होता है फील्ड में। तो इसका जो ये पैरामीटर है, जो कि इसकी करेक्टरिस्टिक बोलते हैं इसको, जिसकी जनरेटर की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसकी अपनी बेस वैल्यूज है, इसकी करेक्टरिस्टिक अपनी बेस वैल्यूज है। और जो सिस्टम है वो, ये सिस्टम जो है ना, ये इसका अकोमोलेटिव है। सिस्टम मींस इनफिनिटी बस, ये इसका अकोमोलेटिव पैरामीटर है 0.025, ओके, दिस इज द अकोमोलेटिव, दैट इज वाई उसने यहाँ सिस्टम लिख दिया। और ये 100 MVA 345 kV पे, तो ये इसके अपने पैरामीटर्स पर ये वाली वैल्यू। व्हेन वी वुड कंबाइन द थ्री, हमें एक प्रोसीजर करना होगा जो कि हम बहुत फेमिलियर हैं, जिसको हम कहते हैं कि कॉमन बेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर, यानी कि कॉमन बेस एक आप सिलेक्ट कर लें जो कि इसने 100 MVA से सेट की है, और पता नहीं क्यों इतना लंबा चौड़ा लिखा है। सो दिस इज 100 MVA, 100,000 kVA और 100 MVA एंड 15.5 kV बेस, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ये एक बात जरा देख लें कि we have the voltage level of 345 kV as well, मगर जो बेस वैल्यू है वोल्टेज की वो हमने 15.5 kV ही क्यों ली? क्योंकि we are, if you see, we are considering the faults on the 15.5 kV side only. We are not dealing on the 345 side. No? So that is why
द बेस केवी वुड बी 15.1, तो और भी आसान है। वरना वेन एवर यू हैव ट्रांसफॉर्मेशन ना, तो ट्रांसफॉर्मर के केस में प्राइमरी साइड हैज वन बेस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, द सेकेंडरी साइड हैज अनदर, और उसकी वजह से हमें जेड बेस भी फर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो नाउ वी आर लकी के लिए हम एक ही साइड पर ऑपरेट कर रहे हैं। सो हमारा जो बेस पैरामीटर है सिंपली यहाँ पर उसने लिख दिया कि दिस इज 100 MVA एंड 15.5 kV बेस। तो अब देखो हमारा बेस एमवीए क्या है, 100 MVA, और बेस केवी क्या है, 15.5। अब हम देखते हैं कि किस किस को तब्दील करना पड़ेगा। सी जनरेटर जनरेटर 125 MVA, जनरेटर इज ऑफ 125 MVA, तो लिहाजा इसकी रिएक्टेंस को मुझे 100 MVA पे लेकर जाना है। ट्रांसफार्मर की रिएक्टेंस को भी मुझे 100 MVA पे लेकर जाना है। हाँ, सिस्टम की रिएक्टेंस को तब्दील करने की जरूरत नहीं, ठीक, सिस्टम की रिएक्टेंस वैसे ही रहेगी। इन दोनों की रिएक्टेंसीज को मुझे 100 MVA पे लेकर जाना है। एंड द फार्मूला इज वेरी सिंपल कि बेस एमवीए बाय द मशीन एमवीए इनटू द जो ओल्ड वैल्यू है, इसको हम ओल्ड वैल्यू बोलते हैं। तो क्योंकि अब ये न्यू वैल्यू आ गई कैलकुलेशन के लिहाज से, मशीन का पैरामीटर भी तब्दील होगा, मशीन की रिएक्टेंस तब भी 0.2 ही रहेगी। ये तो कैलकुलेटेड पैरामीटर है हमारा फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, वरना हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन तो जो है वो हमें ये, हम इसको फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ओनली वी वुड से कि जनरेटर की ये रिएक्टेंस अब हम डील करेंगे। ओके, नाउ इट इज ऑन 100 MVA। ये ट्रांसफार्मर की 0.1 होगी जब हम डील करेंगे, और बेस ऑन 100 MVA। सही होता क्या है, बेस एमवीए बाय मशीन एमवीए इनटू द ओल्ड रिएक्टेंस जो कि आपको गिवन होती है। ये आपका न्यू आंसर आता है, और सिस्टम की वह सच लिख दी हमने। ठीक, तो उसके बाद वो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता है। अब इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, सी दिस इज जनरेटर, फॉल्ट चार्ट को छोड़ दें हम, याद रखिए पहले पर यूनिट इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा तो कोई फॉल्ट एनालिसिस आएगी बात बाद में। फर्स्ट स्टेप इज टू करेक्टली राइट द मेक द पर यूनिट इक्विवेलेंट सर्किट। और अब देखो ये जनरेटर है, सो base kV was 15.5 kV and rated is also the same, so we have 1 per unit. Okay, and same is for this voltage source जो उसने यहाँ पर दिखाया इंफिनिटी का, तो यहाँ पर भी इसीलिए 1 per unit आ गया। Why 1 per unit ये मैंने explain कर दिया आपको, because the rated and the base actual and the base values are same. Now what is this? This is the generator reactance 0.16। बिल्कुल ऐसे ही चलना है जैसे वन लाइन। देखिए मैंने कमेंट्स में लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम, दिस इज गिवन टू यू ऑलवेज, दिस इज गिवन टू यू बिकॉज इट इज सिंपल टू शो एनी पावर सिस्टम इन द सिंगल लाइन डायग्राम। दिस इज गिवन टू यू, दिस यू मेक, दिस वी मेक पर यूनिट सर्किट to calculate the fault time and doing the analysis and contributions to the fault from the generator side, from the system side। ठीक हो गया, ये हम बनाते हैं। और ये जो एक और पीछे था वो डिफरेंशियल का था, वो खैर रिले के हिसाब से, तो ये वो बात है। तो ये पर यूनिट सर्किट में मैं था, तो ये जनरेटर की रिएक्टेंस आ गई जी। उसके बाद जनरेटर के बाद क्या है, ट्रांसफार्मर है, ये हमने 0.1 पीछे उसकी कैलकुलेट की है। ये ट्रांसफार्मर है, ये उसने ऊपर लिखा नहीं, बार रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जब आप अपने पेपर पे बनाओ सॉल्व इट ऑन द पेपर, डू नॉट read it from the book। I would suggest you strongly draw this one line diagram, write the parameters just like as given it to you in the question paper। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन लिखो एंड सॉल्व इट। ठीक है, तो ऐसी प्रैक्टिस होती है, देन आप इसको ना हमेशा आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं। सो दिस इज जनरेटर, दिस इज ट्रांसफार्मर एंड दिस इज सिस्टम। ठीक, और F1 F2 उसने एक ही जगह शो कर दिया, क्यों, क्योंकि F1 भी और F2 भी हैं तो जनरेटर और ट्रांसफार्मर के दरमियान ही सिर्फ जोन का फर्क है।
with respect to the devices we see. So if this is my generator, this is transformer, मैंने जारी बात है दरमियान भी शो करना है ना, अब यहाँ तो सिटी नहीं हम शो करेंगे, तो F1 एंड F2 इसलिए उसने यहाँ पे शो करेंगे। हाँ ये जो उसने FI फॉल्ट उसने यहाँ पर लिखा है ये ठीक नहीं है बात, इसलिए इसको यहाँ पे शो करना चाहिए था, ये नोट कर लें। ये एरो जो है, ये 12 को बाजू का पेंटिंग एरो होता है, ये आई फॉल्ट का जो एरो है इट मस्ट बी बिलो दिस क्रॉस, ठीक, नहीं तो एरर हो सकती है। आप ये रिएक्टेंस को इसके साथ ऐड कर सकते हो, हालांकि फॉल्ट आपने इधर ही बनाया। सो नोट दिस एरो शुड बी शोन right below this cross where you have shown the fault। तो उसके बाद अब हमने सिटी की रेशो लेनी है, ठीक है, या ये भी है कि हाँ सिटी की रेशो ले लेते हैं, सिटी की रेशो सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमने जो फॉल्ट करंट निकालना है उसको हम सेकेंडरी की साइड पे भी लेते हैं, ठीक है। सिटी यहाँ पे हम होल्ड करते हैं, क्योंकि राइट आफ्टर मेकिंग द सर्किट हमारे पास और कुछ नहीं, हम वी कैन डू द एनालिसिस वेरी क्विकली, बिल्कुल रेडी है सर्किट एनालिसिस करने के लिए, मगर इससे पहले हम जो कुछ कैलकुलेशन है वो है सिटी की, कि सिटी की रेशो नहीं अभी तक हमने सेट, हालांकि वो प्रोटेक्शन से रिलेटेड है कि जब तक हम जब हमने रिले का करंट निकाला तो वो भी हम साथ ही कर लेते हैं। अब वो कैसे करते हैं, इफ यू रिकॉल सिटी की रेशो हमेशा जो है वो फुल लोड करंट पर सेट की जाती है फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। सो यहाँ पर वही रिवाइज हो गया सी दिस, ठीक। तो ये वो कहता है कि जी फुल लोड करंट जो है कैसे निकालोगे, फुल लोड करंट इज 125 MVA by √3 into 15.5, सीधा सर्किट 125 MVA, दिस इज 125 MVA, यानी जनरेटर ही मैक्सिमम, जनरेटर का ही मैक्सिमम लोड करंट होगा ना, बिकॉज वी आर डीलिंग एट द प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। सिंक्रोनाइज्ड है बेशक जनरेटर के साथ, मगर जो अभी जो सिटी है वो जनरेटर की साइड पर ही है ना, तो जाहिर बात है कि हम इसका रेटेड पैरामीटर से फुल लोड करंट की बात करेंगे ना। अगर हम यहाँ पर होते ट्रांसफार्मर की इस वाली साइड पर, तो हमने ट्रांसफार्मर के पैरामीटर से निकाला, अंडरस्टैंड, नॉट बिकॉज द सिटीज आर रिलेटेड टू जनरेटर एंड वी आर डूइंग द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर, जाहिर बात है इसका फुल लोड करंट लिया जाएगा, तो वो इसके पैरामीटर से निकलेगा। सिंपली हमने ये लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि आई लोड इज इक्वल टू एस, यानी अपेरेंट पावर डिवाइडेड बाय √3 इनटू द वोल्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बार बार आता है। तो ये क्या आया करंट 4656.19, यानी 4600, क्लोज टू 5000, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट साइज स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल है दैट इज ऑफ 5000/5, ठीक, और 1000/1, ठीक हो गया। तो ये हमारा सिटी सिलेक्ट हो गया। अब इसको हमें याद रखना है कि ये हमारी सिटी की रेशियो सिलेक्ट हो गई। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक, कि व्हाट वुड बी IF1 और IF1 पॉजिटिव सीक्वेंस, 3 फेज फॉल्ट है। ओके, now see the faults first, these are the 3 phase faults, और यही सिंपल है, यही इसी को हम डिस्कस करेंगे, और यही मैक्सिमम करंट है, ठीक है। तो 3 फेज फॉल्ट्स जो है उसका करंट, वही बात जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में कैलकुलेट किया था, तो दैट वुड बी 1/0.07। अब हमने इसके मुताबिक करना है, यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, यहाँ पे दिस इज द करंट सोर्स, रिकॉल द डायग्राम जो मैंने एनालिसिस में बोर्ड पर बनाई थी, आई शो द फॉल्ट बाय अ करंट सोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर ये एरो उसने दिखाया है, कंसीडर अ करंट सोर्स हियर, यू कैन कंसीडर अ करंट सोर्स, ठीक है, क्योंकि स्टडी में करंट सोर्स ही मिल जाएगा ना। तो फॉल्ट करंट जब मैंने निकालना है, ठीक है, तो मेरे पास जो है वो क्या है कि आई हैव 0.16 in parallel with 0.125 and that would result in 0.07, ठीक, यहाँ पर फॉल्ट आया, यहाँ पर फॉल्ट आया, तो ये पैरेलल कम्बिनेशन बन जाएगा विद 1 per unit voltage, ओके। तो 1 divided by the parallel of these two, यानी 0.16 in parallel with 0.125,
1 plus 0.025, and this would become 0.125. The whole would become 0.125. So 0.16 in parallel with 0.125, उसका आंसर आता है 0.07. यहाँ मैंने कमेंट कर दिया, आप रिकॉर्डिंग में भी रिकॉर्ड हो जाएगा. 0.16 in parallel with 0.125 is 0.07. So this would result in I1F 14.29 and per unit. ठीक. अब वो बेस करंट निकाल रहे हैं. व्हाट इज द बेस करंट? तो बेस करंट बेस वैल्यू से ही निकलेगा ना. ठीक है, तो 100 MVA हमारा बेस था और 15.5 kV हमारा वो था बेस वोल्टेज. ठीक, तो 100 MVA by √3 into base kV, base MVA by √3 into base kV. This would give us the base current. और I1F को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, so you would get the actual current, which is 53 kilo ampere. 53 double to 8.82, it becomes 53 kilo ampere. उसके बाद contributions निकाल रहे हैं. Here we are calculating the contribution. देखें, पहले आप ऐसे ही करते हैं. पहले आप क्या करते हैं? पहले आप टोटल जो आपका जो करंट सोर्स है, पहले आप उसकी वैल्यू निकालते हैं, बिकॉज द फॉल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ करंट सोर्स. तो पहले आप ये देखते हैं कि टोटल जो करंट सोर्स है उसकी क्या वैल्यू है. ठीक, वो आपने ये निकाली और ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है. ठीक, दिस इज द वैल्यू फॉर द करंट सोर्स, the fault current source. Now, what is the contribution from the generator side and from the infinity bus or the system side to this current source? ठीक, ये हमें बहुत अच्छा पता है कि अब हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं, जो कि क्या होता है, ये वाली रिएक्ट. अब हमने अगर जनरेटर का कंट्रीब्यूशन निकालना है ना, तो इसकी रिएक्टेंस ऊपर रख. सो 0.125 will be divided by 0.16 plus 0.125 into the current source. और अगर मैंने सिस्टम का निकालना है तो ये वाली रिएक्टेंस ऊपर आ जाएगी, डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 2, 0.16 डिवाइडेड बाय 0.16 प्लस 0.125 मल्टीप्लाई बाय द करंट सोर्स. और यही उसने यहाँ पर किया. ये डायरेक्ट एक स्टेप है. ये 1000 से जो उसने डिवाइड किया है, it is to get the secondary current, the current that would go to the relay. ठीक, या जो आपका अगर रेस्ट्रेंट कॉइल लगा हो. ठीक, so why dividing by 1000? Because we have calculated the CT ratio 1000 ratio 1 we have calculated. so इसीलिए मैंने वो कहा था कि हमने पहले CT की रेशियो कैलकुलेट कर लिया. So the answer from the generator contribution is 23,346. सही. और ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि ये 23,346 जो है ये कैसे आता है. ठीक है, so it is by the current division rule. ठीक है, ये मैंने ये यहाँ पे सारा लिख दिया, 0.125 by वो सारा. आंसर ये आएगा. डिवाइड बाय 1000 क्यों किया है? टू गेट द सेकेंडरी करंट. अगेन ये सिस्टम का आ गया. ये दोनों के कंट्रीब्यूशन हमने निकाल दिए. ठीक, वो ये कह रहा है, अब ये हम पढ़ते हैं जो नीचे वो लिखा हो. अब ये एक बात है कि चाहे F1 है या F2 है, बिकॉज there is no difference with respect to the magnitude. Understand? बिकॉज ये देखो ना, यहाँ इवन पर यूनिट डायग्राम में भी एक ही जगह पर शो हो रहा है. तो हमें एफ ये नहीं जहन में अब रखना कि यार ये कैलकुलेशन F1 की हुई है या F2 की हुई है. दे आर एट द सेम प्लेस, जस्ट द डिफरेंस ऑफ द जोन एक्चुअली. इररिस्पेक्टिव ऑफ द F1 और F2, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्या उसको कहते हैं, हाँ, सबस्क्रिप्ट F1 और F2, द मैग्नीट्यूड इज सेम. IF की है एंड आई जनरेटर एंड आई सिस्टम बिल्कुल वैसे ही. मगर अब
हमारे कनेक्शन के केस में क्या होगा, अब हमारे जोन के लिहाज से क्या होगा, वो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। ठीक, यहाँ से जो वो चीज स्टार्ट करने लगा है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू द जोन। ओके, जो हमने डिफरेंशियल जोन बनाया है, अब वो उस हवाले से F1 और F2 को डिफरेंशिएट करेगा, और वो जाहिर बातों होंगे। वो कहता है फॉर अ फॉल्ट एट F2, पहले वो F2 को देखा जो जोन के बाहर का फॉल्ट, दैट इज, इसको थोड़ा छोटा करने में को नजर आए साहब, किसी हद तक नजर आ रहा है। कहता है फॉर अ फॉल्ट एट F2 that is outside the generator differential zone, the generator contribution flows through both sets of the cities। और ऐसी ही बात है, यानी जब F2 फॉल्ट आया, तो जो जो जनरेटर का जो कंट्रीब्यूशन है फॉल्ट करंट में, वो दोनों सिटीज से गुजर के जा रहा है। ऐसे ही है ना, यानी जब आपका फॉल्ट आउटसाइड द जोन आया, तो ये सिटी 1 एंड सिटी 2 both would see the generator contribution current, both would see the generator contribution current, और ऐसे ही है। ठीक है, बिकॉज फॉल्ट इज आउटसाइड द जोन ना, तो दोनों सिटीज सेम करंट देखेंगे और देखने चाहिए, दोनों सिटीज को सेम करंट देखना चाहिए। वो करंट कौन सा होगा, दैट वुड बी द जनरेटर कंट्रीब्यूशन करंट टू दिस फॉल्ट। ठीक, ये वो बता, वो कहता है इफ बोथ सेट्स ऑफ द सिटीज रिप्रोड्यूस द प्राइमरी करंट एक्यूरेटली। ठीक, वो कहता है कि अगर ये दोनों सिटीज इस करंट को एक्यूरेटली रेप्लिकेट कर लें सेकेंडरी की साइड पे, तो देयर विल बी नो करंट इन द ऑपरेटिंग वाइंडिंग। ऑपरेटिंग वाइंडिंग में कोई भी करंट नहीं होगा। ठीक है, यानी एरर को वो निकाल रहा है बीच में से, वो एरर को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा। वो कह रहा है लेट्स से इफ द सिटीज आर आइडियल, लेट्स से, क्योंकि उसने ये कहा ना कि इफ बोथ द सेट्स ऑफ द सिटीज रिप्रोड्यूस द प्राइमरी करंट एक्यूरेटली, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि वो एरर को बीच में से निकाल रहे हैं कि ऐसा है नहीं। इफ, इसीलिए उसने लगाया कि से कि इट्स आइडियल कंडीशन, देन देयर विल बी नो करंट इन द ऑपरेटिंग वाइंडिंग, ये रिले पिकअप नहीं होगी, because the difference current will be zero, I1 minus I2 will be zero। Right? For a fault at F1, next to it, ठीक है, as per the figure 7.3, ये मैंने इसे टैग लगा दिया। For a fault at F1 that is within the differential zone of protection, अब हम वो F1 को डिस्कस कर रहे हैं। The generator contribution flows through one set of the cities and the system contribution flows through the other set of the city। This is important। ठीक, अब आप देखो सीरियस कि अगर आप F1 को कंसीडर करते हो, तो जो जनरेटर का जो अब फॉल्ट F1 पे आया, फॉल्ट F1 पे आया मींस जनरेटर का जो करंट है वो F1 फॉल्ट फॉल्टी पाथ में चला जाएगा, जनरेटर का करंट आगे तक नहीं पहुंच पाएगा। इन सिंपल वर्ड्स मींस कि जनरेटर का करंट सिर्फ इस सिटी में से गुजर रहा है, इस सिटी में से तो नहीं गुजर रहा, बिकॉज द फॉल्ट इज इनसाइड द जोन। So the generator current या और generator contribution, ठीक है, would be seen by this city only। अच्छा, अब अगर हम सिस्टम की बात करें, क्योंकि सिस्टम भी तो ऐसे करंट अपना भेज रहा है, जैसे यहाँ पर उसने शो, तो सिस्टम का जो करंट है वो भी आएगा और वो ये वाला सिटी देखेगा। ठीक है, सो लेट्स से दिस करंट इज I1, जहां से जनरेटर का करंट जा रहा है, इफ दिस इज I1 एंड दिस इज I2, तो अब क्या होगा, अब जो है वो I1 और I2 की डायरेक्शन हो गई ऑपोजिट। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग कॉइल वुड हैव द मैक्सिमम करंट, और उसमें प्लस होकर करंट जाएगा इफ यू कंसीडर दिस डायग्राम। ठीक, अब इस डायग्राम में सिर्फ ये करें कि I2 को उल्टा कर दें, just reverse I2 dash or just reverse I2, reverse the both, reverse the both I2 dash and I2। if you reverse the both, the scenario, what would be the scenario, I2 would be in opposite direction to I1, because if you reverse I2 and that should certainly be, क्योंकि करंट अब यहाँ से आ रहा है, तो मैंने कहा रिवर्स कर दो,
क्योंकि सिस्टम से करंट आ रहा है। ये जनरेटर है, दिस इज जनरेटर, दिस इज द फॉल्ट, ये जनरेटर है और फॉल्ट यहाँ पे है, यहाँ ये जनरेटर है, यहाँ पे फॉल्ट है यहाँ पे। तो अब सिस्टम का जो कंट्रीब्यूशन है वो आ रहा है और वो इस साइड को आ रहा है, इस तरफ। तो हमने आई टू डैश को रिवर्स कर दिया तो आई टू भी तो रिवर्स होगा। सो आई टू अगर रिवर्स होगा तो अब इधर की बजाय इधर फ्लो करेगा, राइट, यानी ऐसे आएगा। तो अगर हमारे पास परसेंटेज डिफरेंशियल डिले है तो उस वक्त जो रेस्ट्रेंट टॉर्क है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आई वन इस साइड पे है, आई टू इस साइड पे है, दोनों जो मैग्नेटोमोटिव फोर्सेस हैं दे वुड कैंसिल ईच अदर। नो और वेरी मिनिमम रेस्ट्रेंट टॉर्क, वेरी मिनिमम इसलिए कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं होती, एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट बिकॉज I1 and I2 are adding in the operating point of the relay. So आपका जो मैक्सिमम करंट होगा वो क्या होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट में होगा एंड इन द रिले वुड ट्रिप। यही उसने यहाँ पर लिखा है, यही मैंने लिखा था कि एज पर द फिगर 7.3, वो जो मैंने भी आपको शो की वो फिगर 7.3 ही है। तो मैंने इसलिए टैग लगाया कि यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है वो उस फिगर के मुताबिक है, ठीक। तो वो ये देखो, ये वही कह रहा है कि ईच restraint winding sees its associated current flowing in the opposite directions. देखा आपने, यानी you have two restraint windings and they would see the current flowing in the opposite direction, which decreases the net restraining torque, and the operating winding sees the sum of the two contributions, that is 53.24 amperes. ये कहाँ से आ गया 53.24? If you see, this is the contribution from the generator secondary side, this is the contribution of the system secondary side, यानी relay पे जो आ रहा है, so the addition of the two would be 53.24, okay, the addition of the two. But in the F, ये F1 का केस, इन द F2 केस आपका जो जनरेटर का जो सिर्फ कंट्रीब्यूशन था वो दोनों सिटीज में से पास कर रहा था और सिस्टम का जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं आ रहा, कोई भी सिटी सिस्टम का कंट्रीब्यूशन नहीं देख पा रहा। इफ यू अगेन सी F2, तो कोई भी सिटी सिस्टम का कंट्रीब्यूशन नहीं देख पा रहा। फॉर द केस ऑफ F2 कोई भी सिटी सिस्टम का कंट्रीब्यूशन नहीं देख पा रहा। the both cities the both cities are seeing the generator contribution, which is 23.25 ampere, which would be almost zero in the operating coil. I1 minus I2 हो जाएगा, वो zero बन जाएगा operating coil. But in the case of F1 internal fault inside the zone, the two would add and would result in 53.24 ampere. Okay. So that is the end of this lecture.